तो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। डायमेंशंस हमने पढ़ लिए थे बच्चों, शायद ये सारे कंप्लीट कर लिए थे। इकोनॉमिक एंड ऑल दिस ऑल वी डिड, ये सब हो चुका था शायद। चलते हैं आगे। तो हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर चिल्ड्रन? 5 याद रहेंगे सबको, जिसमें से लीगल और पॉलिटिकल बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है बच्चों, आपको ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, मेनी अ टाइम्स ये लीगल और पॉलिटिकल देखने में आपको एक लगेगा। सो व्हेन एनीथिंग हैज अ लॉ, एनीथिंग हैज एन एक्ट पास्ड, इट इज लीगल एनवायरनमेंट। बट जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, देन इट बिकम्स व्हाट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो इन्हीं दो में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होगा व्हाइल आंसरिंग, बाकी तो इट इज वेरी 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 इजी चिल्ड्रन। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हाल था। प्लीज राइट दीज पॉइंट्स इन योर कॉपीज चिल्ड्रन, प्लीज राइट दीज पॉइंट्स कि हिंदुस्तान का क्या हाल था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द इकोनॉमी was mostly of agro nature and people used to live where children? In rural India. 70% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो जिक्र ही नहीं था। एंड 85% से ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे रहती थी? विलेजेस में। प्रोडक्शन वाज देयर, बट इरेशनल का मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम। अकॉर्डिंग टू लैंड अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन इसलिए नहीं था बिकॉज वी हैड द पुअरेस्ट एंड द वर्स्टेस्ट मींस ऑफ फार्मिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह तो लोग सपने में देखा करते थे बस। हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स तो बहुत बाद में आया था। प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो, और टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं हिंदुस्तान में कैसी होती है। सो देर वॉज नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑल्सो। आज बड़ा अच्छा हो गया है सर। नहीं, आज बच्चों तब भी बहुत अच्छा है। आप 12 रुपए देकर 2 लाख का प्रधानमंत्री जीवन बीमा ले सकते हैं, और डेथ पे परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब इसका प्रीमियम 12 रुपए से बढ़ के 20 रुपए पर एनम हो गया है। इज दैट क्लियर? 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को सो कॉल्ड मिलता है इंडिया में। तो इतने ढेर सारे एडवांटेजेस मिलते हैं अब के समय में, जो पहले कभी प्रैक्टिकली थे ही नहीं। चल रहे, सुनाई पड़ गई बात? तो प्लीज कॉपी दिस टेक्स्ट वेरी क्विकली। चलिए, सो द गोल वाज व्हाट एट दैट टाइम, जो भी उस समय की गवर्नमेंट से चल रहे हैं, कि भाई कंट्री का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल है, इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम, पॉवर्टी भी कम, एंड इंडिया शुड बिकम अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट का मतलब सब लोग रिलायंस कंपनी ओन कर लेंगे, सेल्फ रिलायंस नो। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। तो अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा जिक्र करूं, तो 1947 जब इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस चिल्ड्रन, हम फूड को भी विदेश से इंपोर्ट करते थे। और आज 2024 में देश की औकात क्या हो गई है? C-295 जैसे एयरक्राफ्ट का यहाँ पे लास्ट ईयर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इतना डिफरेंस आ गया चिल्ड्रन। वी आर काउंटेड अमंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट्स। समझ में आ गया व्हाई वी आर काउंटेड एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट्स? बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लालचीज इन द कंट्री। एक मोबाइल है, एक और खरीदना है। एक लैपटॉप है, एक और खरीदना है। किचन ठीक था, मॉडलर बनवाना है। गाड़ी एक थी, अब एक और खरीद लो। 6.99 लाख में आजकल MG हेक्टर की बैटरी वाली आ रही है। तो बड़े लालची टाइप के लोग हैं इस देश में, इसलिए डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लालच तो इस हद तक का है, जो PCM वाले होते हैं ना, वो अपना CBSE ISC से भी बोर्ड भरते हैं, और नेशनल ओपन स्कूल से ही फॉर्म भर देते हैं कि अगर उधर परसेंटेज कम हो जाए तो NIOS में परसेंटेज बढ़ा के एटलीस्ट IIT JEE की एलिजिबिलिटी मिल जाए उनको। इस लेवल का लालच है। समझ में आ गया? हर साल गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी आंटी लोग को। यहाँ पे एक किट्टी पार्टी है, दूसरी आंटी ने एक और ज्वाइन, हमको भी 2 ज्वाइन करनी है। एक वो सत्संग वाली किट्टी पार्टी आजकल चल रही है, एक सुंदरकांड वाली किट्टी पार्टी चल रही है, एक भागवत वाली किट्टी पार्टी चल रही है। मजाक बनाया हुआ धर्म के नाम पे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा बहुत होने लग गया, हमारे शहर में होता है। इन्वाइट भी किया करते हैं लोग, खाना नहीं खिलाएंगे, चाट खिला देंगे। चलिए, सो रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये कैसे होगा सर? रिच लोगों से टैक्स ज्यादा लें और गरीब लोगों से टैक्स कम लें, तो हैव्स और हैव नॉट्स का जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो बहुत कम हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पिछले 12 साल में गवर्नमेंट ने बड़े बढ़िया तरीके से पूरा किया है। क्योंकि जो टैक्स की छूट होती है अंडर सेक्शन 80C चिल्ड्रन, ये 1.5 लाख रुपए पिछले काफी वर्षों से चली आ रही है, जो आज तक चेंज हुई ही नहीं।
तो जो इंसान 10 साल पहले गवर्नमेंट को लगभग कुछ भी टैक्स नहीं देता था, आज वो लगभग अपनी इनकम का 10% पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे दे रहा है. And government wanted to adopt a socialist pattern of development. सोचा तो गवर्नमेंट ने, बट ऐसा हो नहीं सकता. That's why they resorted to fixed, sorry, not fixed, mixed economic system. Okay, be quick children. Let's proceed further children. So practically हमारे देश की समस्याएं उस समय क्या थी. 1991 की थ्योरी तो मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूं, आज फिर बोलता हूं चिल्ड्रन. जमाना बड़ा खतरनाक था उस जमाने में चिल्ड्रन, बड़ी समस्याएं थी देश में. 1990 की अगर हम बात करें, जनता दल की कोलेशन गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उस गवर्नमेंट को जो सपोर्ट था उस समय, काफी गवर्नमेंट कोलेशन की होती थी. कोलेशन गवर्नमेंट जानते हैं ना, मिलीजुली सरकार 2-3 पार्टीज की. तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी, फिर से इलेक्शंस. और बार बार इलेक्शन कराना इज जस्ट नॉट लाइक मेकिंग अ कोल्ड कॉफी एट होम. 1000-1200-1500 करोड़ रुपए का खर्चा बहुत जमाने से आता है इलेक्शन पे. इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन अभी होने वाला है. इस बार तो शायद नहीं होगा, अगली बार से हो जाएगा. तो ये सरकार जब गिर गई और देश में इतनी प्रॉब्लम आ गई, तो मनमोहन सिंह जी को भेजा गया वर्ल्ड बैंक और बोला गया कि भाई हमको थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लोन वोन दे दीजिए. कुछ रफ रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं कि हमने लगभग 9,000 करोड़ रुपए का गोल्ड उस जमाने में वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखा था. और वर्ल्ड बैंक को बड़ा भरोसा था इंडिया के ऊपर कि आने वाले टाइम में वन ऑफ द बेस्टेस्ट इकोनॉमीज बन के उभरेंगे. इन्होंने 3 गुना हमको लोन देने की परमिशन दे दी. 3 गुना. आप जितना सिक्योरिटी देते हैं उससे कम लोन मिलता है, बट यहाँ पे 3 टाइम्स मिल गया. और पहले तो वर्ल्ड बैंक ने इनका मजाक भी उड़ाया, उनसे पूछा कि भाई आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ही सेड कि भाई हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कह रहे हैं आपकी सरकार तो गिर गई है, कांग्रेस ने शायद सपोर्ट वापस खींच लिया है. वॉट इट. तो जब ये हालात इतने बर्बाद और बेकाबू चल रहे थे, तो 1991 में चल रहे मल्टीपल कांड हो गए देश में. कांग्रेसी गवर्नमेंट तो आ गई इलेक्शन होने के बाद, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया. उसके बाद हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया. वो दाऊद इब्राहिम अंकल का नाम आपने सुना होगा. सर अंकल क्यों बोल रहे हैं, अरे खतरनाक आदमी, तमीज से बोला करो, पता लगा हमारे ऊपर बम मारते हैं. तो सो कॉल्ड बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था. सर ये बीएससी में बॉम्ब ब्लास्ट करा, क्या मजा मिल गया उनको. बीएससी में बॉम्ब ब्लास्ट करवा के ये मजा मिला कि लोग ये सोचें कि जब आपका स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं रहेगा तो आपकी इकोनॉमी चलेगी कैसे. हिंदुस्तान में इंसान के घर में कोई मर जाए 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं. तो ये कौन सा बड़ा दर्द था. तो इसलिए लोग फिर से वैसी हरकतें करनी चालू हो गए. उसके बाद सो कॉल्ड चिल्ड्रन काफी एक्टिविटीज हुई और कंट्री को पूरा हिलाने की कोशिश काफी बाहरी ताकतों ने की, बट अल्टीमेटली कोई ऐसा कर नहीं पाया. तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की एक्यूट प्रॉब्लम थी. इन्फ्लेशन रेट तो आप देख ही रहे हैं कितना है, 13 से 14%. 100 रुपए का जो सामान पिछले साल था वो आज मिलेगा आपको 114 रुपए में. तो जो पिछले साल 10,000 कमा रहा था, बेचारे की कमाई तो शायद 10,000 से 11,000 हो गई, 10% बढ़ी, बट इन्फ्लेशन 14% बढ़ गया. तो एक्चुअली आपका पैसा बढ़ा नहीं, उल्टा गिर गया. आपने कमाया 10% ज्यादा, बट बर्डन ऑफ एक्सपेंस आपके ऊपर 14% ज्यादा है. तो आपका खर्चा कंपेरेटिवली ज्यादा रहेगा. लोग बात समझ रहे हैं मेरी. तो जो इंसान 10,000 कमा के 9,000 खर्च करता था, बेचारे की 11,000 की कमाई में भी बच्चों समझ लीजिए 9,800 रुपए खर्च होने लग गए. तो बचत का प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम ही था. सोचा गया कि भाई देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने बेरोजगार लोग हैं, क्या किया जाए. बड़ी समस्या आ गई. तो सारी पार्टीज ने मिलकर काम किया और यहां तक बातें बोली जाती हैं, उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और मनमोहन सिंह जी 91 की कांग्रेस गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्टर थे. पीवी नरसिम्हा राव ने, हर्षद मेहता का नाम लोगों ने सुना होगा, काफी वो स्कैम मूवी वगैरह देखी है आपने. ये बोला उनको बुला के अपने ऑफिस में कि अगर आप बोल दें कि इस कंपनीज के शेयर्स में बहुत पोटेंशियल है, ये कल को अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे, और आपकी बोली हुई बात लोग मानते हैं, तो पीपल विल स्टार्ट पुटिंग देयर मनी इनटू द सिस्टम. कंपनीज के वो शेयर्स खरीदेंगे, कंपनी के पास कैपिटल आएगी, कंपनी उससे बिजनेस सेटअप करेगी, इंप्लॉयमेंट देगी लोगों को, तो देश में इंप्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खत्म. एक बार इंप्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खत्म तो पॉवर्टी का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. ये सब भी हरकतें हुई. भाई देश को सुधारना था. देर आफ्टर मनमोहन सिंह जी से बोला गया भैया अब आप ही कुछ कर सकते हैं, जो हमने किए सब टेम्परेरी एफर्ट्स थे. तो इन्होंने बच्चों बनाई न्यू इंडस्ट्रियल, न्यू इकोनॉमिक, कुछ भी बोल लीजिए, पॉलिसी, जिसका फोकस था पुरानी पॉलिसी से मच बेटर. 1948 की बात तो नहीं करूंगा, टोटल बकवास पॉलिसी थी. LPS
क्यू हुआ करता था, अब एल पी, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन, इट वाज एल पी एंड जी। सो यहां पे एल का मतलब लाइसेंसिंग था। आपको अगर बिजनेस करना है कपड़े का भी तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस बिना घूस के मिलता नहीं था। काफी बिजनेसमैन को सप्रेस किया जाता था, तो गवर्नमेंट ने कहा ये सब गलत काम है। मैंने गुजरात मॉडल आपको बताया था ना, तो समझ लीजिए ये सब तो बहुत बाद में आया था। इस पॉलिसी में पहले लाइसेंसिंग सिस्टम था, खत्म करके लिबरलाइजेशन आ गया कि बिजनेस करना इतना आसान कर दीजिए कि किसी भी पर्सन को बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा परमिशंस या हर्डल्स में ना फंसना पड़े। easily they could set up their businesses. Thereafter P stood for prohibition. आप बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट की मजबूरी थी 1948 और 56 में पॉलिसी बनाने की, क्योंकि एक बार वो झटका खा चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अगर हमने अब इंडियन बिजनेसमैन, उस समय टाटा, गोदरेज, आदित्य बिरला ग्रुप, यही सब बिजनेसमैन थे, अडानी अंबानी तो अभी नई पैदावार है, अगर इनको हमने बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी तो हो सकता है कि ये लोग भी कंट्री को कल को ब्रिटिशर्स की तरह रूल करें। तो एट दैट टाइम इट वाज प्रोहिबिशन। बट पता लगा प्रोहिबिशन से कुछ ज्यादा बन नहीं पाया, तो गवर्नमेंट ने कहा 4 सेक्टर्स अपने पास रखेंगे, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, देयर आफ्टर डिफेंस और हेवी मेटल्स, बाकी सब में प्राइवेट बिजनेसमैन को परमिशन दे दो। धड़ाधड़ 15-20 इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में आ गई। 10-12 इंश्योरेंस कंपनीज जब आई तो ढेर सारे लोगों के अंदर इंश्योरेंस की अवेयरनेस आई। नहीं तो लोग जानते ही नहीं थे कि टर्म प्लान होता क्या है। लोग इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट प्लान करते थे, और जिसका रिटर्न कितना था बच्चों पता है? 4%। कमाता कौन था सर? LIC ऑफ इंडिया। तभी तो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। गॉट इट क्लियर? तब लोगों के अंदर ज्ञान आया भाई इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इन इंश्योरेंस कंपनीज ने बिजनेस को बड़ा कॉम्पिटेटिव बना दिया। नहीं तो जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस आज 15,000 का मिलता है चिल्ड्रन, उस जमाने में 50,000 का हुआ करता था। लोगों के अंदर ज्ञान आया। देयर आफ्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्राइवेटाइजेशन आया। रेलवेज को अब जाके थोड़ा सा प्राइवेटाइज पिछले 3-4 साल में किया, पहले नहीं था। तो काफी बिजनेसेस जो आम पब्लिक के लिए अलाउड नहीं थे, अब वहां पे कोई भी इंसान बिजनेस कर सकता था। बैंक ओपन कर सकते थे आप, नहीं तो पहले बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए 2 जोड़ी चप्पल घिस जाती थी। और आज तो एग्जाम्पल दिया था, एक बार मिस्ड कॉल मार दीजिए, जब तक आप जीवन में मिस्ड नहीं हो जाएंगे ये लोग परेशान करते ही रहेंगे। तो इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म हो गया, इतना ज्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, उससे करप्शन भी बढ़ गया बच्चों। ऐसी ऐसे ब्लॉग्स और न्यूज मैंने पढ़े हुए हैं, यमुना एक्सप्रेस वे एंड ऑल दैट सुना ही होगा बच्चों आपने। इन सबके लाइसेंसेस जब कंपनीज को मिले तो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को हेलीकॉप्टर पता नहीं क्या क्या गिफ्ट किया जाता था। चलता आज भी ये सब चीजें। 45,000 रुपए की एक्टिवा किसी जमाने में आती थी बच्चों, आज 1,25,000 की आ गई है। सर इतना महंगा क्यों हो गया? इलेक्टोरल बॉन्ड भी तो खरीदना है पार्टी को देने के लिए, पैसा कहां से आएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड बोले, एक्सटॉर्शन बॉन्ड बोले, बातें की है। समझ में आ गया? तो काफी लोग तो अपने मन से डोनेट करते हैं, मेरे को तो नहीं लगता, काफी लोग तो बेचारे मजबूरी में। खैर जोक सपाट। तो प्राइवेटाइजेशन दे दिया गया हर सेक्टर में ताकि बिजनेसेस प्रोपेल करें, बाहर से पैसा आने लग गया। 3 कार कंपनी थी 91 से पहले इंडिया में, एम्बेसडर, प्रीमियर, पद्मिनी, फिएट की, और एक मारुति जो 82-83 में आई थी। 91 के बाद hyundai आया, टाटा वालों ने अपना एक्सपेंशन किया फॉरेन कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ, जनरल मोटर्स आया, और मेनी कंपनीज केम इनटू इंडिया चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास भी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गया। तो आज जितने फॉरेन ब्रांड्स आपको इंडिया में नजर आते हैं, ये सब मनमोहन सिंह जी की 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी की देन है चिल्ड्रन। क्यू वॉज कोटा सिस्टम। कोटा वो राजस्थान वाला कोटा ना समझ लेना। अगर आपका आउटपुट सो कॉल्ड 20,000 मीटर्स क्लॉथ का रेस्ट्रिक्टेड है, आप इससे ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिस वॉज ग्लोबलाइजेशन। बनाओ जितना प्रोड्यूस कर सकते हो और उसको एक्सपोर्ट करो ताकि फॉरेन करेंसी आए। तो 91 में इसीलिए पॉलिसी बनाई गई ताकि बाहर से जब कंपनीज आएंगी तो भिखारी की तरह तो आएंगी नहीं, दे विल ब्रिंग डॉलर्स। एक कंपनी अगर $1,00,000 लेके आए बच्चों, और मान लीजिए उस समय डॉलर लेटर से 20 रुपए का रहा होगा, 85 में तो 10-11 रुपए का था शायद, मान लीजिए 20 का था, तो $1,00,000 कितना हो गया बच्चों? 20 लाख रुपया। गवर्नमेंट की जमीन तो फालतू ही पड़ी हुई थी, गवर्नमेंट ने जमीन दे दी, 10-12 लाख रुपए में कंस्ट्रक्शन, 20 लाख में जो भी हुआ, डॉलर हमारे पास आ गए। अब जो हमने डेट लिया था, अब हम इसको रीपे कर पाएंगे, क्योंकि ये डेट रुपी में तो रीपे होगा नहीं, किसमें रीपे होगा? डॉलर में ही होगा। सर डॉलर छाप लेते हैं एप्सन के प्रिंटर पे। एक बार एक बच्चे से ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उसने जवाब दिया, सर उस समय प्रिंटर कहाँ होता था? अरे अगर आप छाप लेंगे डॉलर
तो मनी सप्लाई क्या होगी? वैसे तो इलीगल है, बट अगर अमेरिकन गवर्नमेंट आपको अलाउ कर भी दे डॉलर छापने को, तो आपने जरूरत ज्यादा डॉलर बना दिए। ये मैंने अपने इकोनॉमिक्स से लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। जब करेंसी मार्केट में ज्यादा आ जाती है, सारे लोग बाजार में जब सामान खरीदने जाएंगे, शॉपकीपर्स को पता है कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो प्राइसेस क्या करेगा? बढ़ा देगा। और इसके ऊपर एक वीडियो भी था, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं भूल गया भेजना, आज कोशिश करूंगा, याद रहेगा तो भेज दूंगा। बड़ा बड़ा वीडियो है कि सर व्हाई कांट वी हैव एज मच मनी एज वी वांट, तो उसका बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, उसमें देखिएगा। फॉरेन ट्रेड काफी श्रिंक हो गया, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, हर चीज बाहर से खरीदनी पड़ती थी, कुछ भी यहाँ नहीं बनता था, और आज प्रैक्टिकली हम हर चीज को बनाने लग गए। डेप्रीसिएशन ऑफ रूपी, ये क्या होता है सर? जब मैं आपको बोलूं कि भाई $1 इज इक्वल टू ₹76, फिर मैंने बोला $1 इक्वल टू ₹85, फिर मैंने बोला $1 इक्वल टू ₹65, तो बच्चों तीनों में से आपके लिए लेमन आंसर दीजिए, सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी होगी? कुछ भी बोल सकते हैं आप। आंसर तो बहुत ढेर सारे लोगों से पूछा था, जवाब कुछ ही नहीं दिया, लगता है खाना नहीं खाया है। सबसे अच्छी कंडीशन तीनों में से कौन सी होगी बच्चों? चलिए भाई, कुछ जवाब आए, ध्यान से सुनिएगा, पर्सन टू पर्सन कैसे डिफर करेगा। मेरे को यूएस से एक आईफोन खरीदना है और $1000 का आईफोन है। इन दिस केस मेरा आईफोन कितने का कॉस्ट करेगा? 65,000 का। इन दिस केस 76,000, इन दिस केस 85,000। तो सबसे फायदे का सौदा क्या है? और ये तो महंगा हो गया ना, हमारा रुपया कमजोर हो गया। 65 लोग मिलके एक को खींच सकते हैं। सॉरी, रुपये का सिंबल बन गया, इट शुड बी डॉलर सिंबल। 65 लोग मिलके एक को खींच सकते हैं। 76 पीपल आर रिक्वायर्ड एक को खींचने के लिए, और यहाँ पे 85 पीपल आर रिक्वायर्ड। कहां पे लोग कमजोर हो चुके हैं? 85। ज्यादा लोग चाहिए ना उसी इंसान को खिसकाने के लिए, तो इसको बोलते हैं रुपया डॉलर के मुकाबले लुढ़क गया। पेपर में छपता है ना। तो ये सिचुएशन इंपोर्टर्स के लिए खराब है, ये सिचुएशन इंपोर्टर्स के लिए सबसे अच्छी है। यूएस से आने वाला सारा सामान सस्ता पड़ेगा। बट अगर आपके पापा का क्लॉथ एक्सपोर्ट बिजनेस है चिल्ड्रन, आई रिपीट, कौन सा बिजनेस? क्लॉथ एक्सपोर्ट बिजनेस। कौन सा बिजनेस? क्लॉथ एक्सपोर्ट। तो पापा विल फील हैप्पी व्हेन $1 ₹85 का। तो पापा जब $1 का कपड़ा यूएस बेचेंगे या भेजेंगे, कितने पैसे आएंगे? 85। और यहां पे उनके पास कितने पैसे आएंगे? सिंपल एज दैट। तो डेप्रीसिएशन इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, बट इंपोर्टर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सर ये क्या है फिर? ये एप्रिसिएशन है। क्या है? एप्रिसिएशन। अभी आपको मनी के बाद इकोनॉमिक्स में बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड जब पढ़ाऊंगा तो इसका भव्य ज्ञान दूंगा मैं आपको। ओके, तो जब आपको ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं सेम डॉलर्स के लिए, तो हम बोलते हैं कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वाई सर? अरे इतना ढेर सारी शॉपिंग करोगे शॉपर स्टॉप से जाकर, तो पैसा तो घर से खर्च होगा ना। तो हमारे यहाँ कुछ बनता तो था नहीं, दुकानदारी हमारी थी नहीं, बट पेट और जीभ हमेशा लिबिर लिबिर करती रहती थी। तो आप इंपोर्ट बहुत करते थे बाहर से। अब वो लोग क्या रुपये में पैसा लेंगे? क्या बोले, अरे रख लो, बहुत अच्छा, गांधी जी फोटो बहुत अच्छी है, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। कहेंगे भैया हमारे यहाँ चलता वलता नहीं, हमको डॉलर ही चाहिए। तो जो पैसे बाहर से आए वो जा रहे थे। तो अब मनमोहन सिंह जी ने पॉलिसी बनाई कि चलो भैया कुछ ऐसा करते हैं जो विदेशी इन्वेस्टर को इंडिया में इनवाइट करेगा, यहां लोग आएंगे तो पैसा लगाएंगे। वही डेवलपमेंट आज स्टेट वाइज होने लग गया। गुजरात का था, फॉरेन कंट्री से दूसरे स्टेट से लोग गुजरात जाएं। वही मॉडल पंजाब में फॉलो होना स्टार्ट हुआ, वही मॉडल यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो गया है। तो सैमसंग ने नोएडा में प्लांट लगाया कुछ दिन पहले। फॉक्सकॉन जो एप्पल का मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने प्लांट लगाया। मेरे को भी रेडमी वाले बोल रहे थे सीईओ बन जाइए, फैक्ट्री लगानी है इंडिया में। मैंने कहा नहीं, वो जो लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है उनको दे दीजिए काम, मेरा तो क्लास से गुजारा चल जाता है। तो आरबीआई ने 47 टन गोल्ड गिरवी रखा था, 600 मिलियन का लोन लिया आरबीआई इंग्लैंड से। जैसे हमारा आरबीआई होता है ना, वहां पे बैंक ऑफ इंग्लैंड होता है चिल्ड्रन। सोचिए 47 टन सोना। सर गया कैसे था सोना? हवाई जहाज में गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। वॉट इट क्लियर। बट आज अगर गोल्ड गिरवी होता भी है ना बच्चों, तो एक्चुअली गोल्ड ट्रैवल नहीं करता है। उस समय मेरे को बेवकूफी लगती है, बोलते होंगे ट्रैवल किया, कागज ही ट्रैवल हुए होंगे शायद, सोना तो यहीं पे कहीं वॉल्ट में रखा होगा,
क्योंकि एक बार चला गया तो वापस तो नहीं आने वाला, साफ सी बात है। Got it? समझ में आ गया इंडिया के हालात क्या थे? तो आपको बच्चों में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा जिस दे चुका हूं। ये उस जमाने का बिजनेस एनवायरनमेंट था जिसको चेंज किया फ्रॉम LPQ से। समझ गए इस बात को? रिटन एवरीबडी? रोना तो नहीं आ गया देश के हालात सुन के? बट देन टू इंडिया ने बहुत तरक्की दी, इतने घपले हुए, गबन हुए, चोर नेता, तब भी देश बढ़ रहा आगे। ऐसे थोड़ा सोने की चिड़िया बोलते थे। हाँ बोलिए अंजलि जी। जिनसे गिरवी लिया था। हाँ, RBI इंग्लैंड हमारा जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, US का फेडरल रिजर्व है, तो इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड इज बेसिकली उनका सेंट्रल बैंक। उन्होंने भी कोई ऐसी पॉलिसी निकाली थी जिनकी वजह से उनको ये करना पड़ा? नहीं, दो रीजन से। US से हमारी जान पहचान कम थी कंपैरेटिवली, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी काफी उनकी प्रॉपर्टीज आज भी इंडिया में लीज में है। आज भी, मैं 2024 की बात कर रहा हूं, काफी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसका किराया ब्रिटिश गवर्नमेंट को आज भी इंडिया देता है। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी वगैरह वगैरह 3-4 जनरेशन ऊपर वो किसी रियासत के राजा थे, ठीक है? उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक्सेशन साइन किया कि भाई हम आपके साथ मर्ज हो रहे हैं, बट हमारे भी नाती पोते आगे होंगे, ग्रेट ग्रैंड सुपर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, भाई उनके लिए थोड़ी सी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हर साल 8% से बढ़ाते जाएंगे, जो उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेंटल इनकम होगी वो आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को हम देते जाएंगे। समझ में आ गया? तो उस समय ऐसे एक्सेशन हुआ करते थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इलाहाबाद सिटी में आनंद भवन नाम की एक जगह है जहां पे जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम है। प्लैनेट्स के बारे में बहुत बढ़िया है, मैं तो जितनी बार रिश्ते आते हैं जाके ले जाता हूँ, दिखाता हूँ, मैं सो जाता हूँ पे, एसी में बढ़िया। तो एक्चुअली आनंद भवन के बगल में एक प्रॉपर्टी थी जो एक ऑर्फनेज की तरह काम करती है। रियलिटी जो दुनिया को पता है वो ये है कि वो घर मोतीलाल नेहरू जी का था, द फादर ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद उन्होंने वो घर अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को दे दिया और उन्होंने देश के नाम इसको कर दिया। ये पूरा झूठ है बच्चों, ये पूरा झूठ है। मेरे पास एक नेहरू डायनेस्टी के ऊपर सो कॉल्ड आर्टिकल है, कहेंगे तो मैं आपको दे भी दूंगा, एक उसका वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली मोतीलाल नेहरू जी उस फैमिली के एडवोकेट थे, जैसे आपके पापा के कोई लॉयर होंगे, ठीक है, या सीए होंगे, या फैमिली पंडित भी होते हैं ना, व्हाट इट क्लियर, तो वैसे ही। और उस पर्सन का नाम मोहम्मद करके कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे पास पेपर जो उसमें लिखा हुआ है, वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी के सो कॉल्ड फ्रेंड भी थे और उनके फैमिली लॉयर भी थे। तो अब लॉयर थे तो भाई बहुत बड़ी चीज हो गई। तो बहला फुसला के नूर मंजिल, आई गॉट इट, द नेम ऑफ दैट हाउस वाज नूर मंजिल एक्चुअली, जो आज का आनंद भवन है। ओके, तो बहला फुसला के वकील साहब ने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली होगी। और इंदिरा गांधी जी भी भाई उस परिवार में उस समय तो बहुत बाद में पैदा हुई होंगी, पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस पर्सन के जिनका वो घर था, उनके बेटे थे, इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड का क्या नाम था, फिरोज गांधी। तो फिरोज साहब जो थे वो जिनकी प्रॉपर्टी थी उनके बेटे थे, और इंदिरा गांधी जी सो कॉल्ड मोतीलाल नेहरू जी की जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, तो मोतीलाल नेहरू जी की नवासी हो गई, नाना जी लगे ना, नाना जी दादाजी व्हाट्सएवर इट इज। तो अब उनकी दोस्ती यारी बहुत बढ़िया होने लग गई, चक्कर अक्कर चल गया, शादी करानी पड़ गई। जवाहरलाल नेहरू जी की नेतागिरी उस समय चरम सीमा पे थी, और अगर होता भाई उस समय तो इंटरकास्ट मैरिज बड़ी बुरी मानी जाती थी। आज तो चलो ठीक है, पेरेंट्स के पास थोड़ी सी अकल आ गई, शादी कर दो, नहीं तो भाग भाग जाएंगे। वैसे तो फायदा ही है, पैसे बच जाते हैं कम से कम, बट इंडियन कल्चर नहीं, करोड़ों खर्च करना है हमको, तो जब तक बर्बाद नहीं कर लेंगे शादी में पैसा तब तक शादी मानी नहीं जाएगी। तो इंदिरा गांधी जी की शादी होनी थी, इंदिरा गांधी जी को बड़ा समझाया गया, मेरे को नहीं बुलाया गया था समझाने के लिए कि भाई इंटरमीडिएशन करिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी से बोला ये लड़की तो नाक कटा के रहेगी और नेतागिरी चौपट हो जाएगी, तो सो कॉल्ड उनका परेशान मत हो, मैं फिरोज गांधी को अडॉप्ट कर लेता हूं, मैं बन जाता हूं इसका सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फादर। बायोलॉजिकल फादर तो नहीं थे, कंस्ट्रक्टिव, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने शादी करा दी, और एक्चुअली फिरोज गांधी जो वर्ड है वो ओरिजिनल सरनेम गांधी नहीं था, वो महात्मा गांधी जी ने अपना नाम उसको दिया था। गॉट इट क्लियर? और फिर शादी भी वहीं पे हुई थी हमारे आनंद भवन में, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने ये पूरी प्रॉपर्टी देश के नाम समर्पित कर दी।
तो आज भी वहां जो टिकट विकेट लगता है वो वेलफेयर ऑफ दैट प्लेस में ही खर्च होता है। तो ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज, अंग्रेजों के जाने के बाद भी गोवा जो था वो पोर्टुगीज गवर्नमेंट के अंडर में था, और वहां की काफी प्रॉपर्टीज थी जिनका रेंट उनको वहां जाता था। इंडिया में आज भी ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं। इवन उस जमाने के राजा महाराजाओं की बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सेशन सर्टिफिकेट साइन करने के बाद ये बोली गई कि भाई इतना रेंटल हमको जीवन भर या इस हिसाब से बढ़ के हमको मिलता रहेगा। खैर पुरानी सर बात। हाँ, यस यस यस, बोलिए अनुष्का जी। सर, जैसे इलाहाबाद में भी जैसे एसडीएसी वगैरह है, हाँ, तो उसका ये भी लीज की रेंट जाता प्रॉपर्टी है। पे है। ये लीज की लीज रोड प्रॉपर्टी पे। है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है। जैसे जो हमारे मिशनरी स्कूल है, सेंट जोसेफ, सेंट मेरीज, बीएचएस, जीएचएस एंड ऑल, ये लैंड इनका अपना नहीं है। ये ब्रिटिशर्स ने एक ट्रस्ट बनाया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको आप बोल सकते हैं। इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी एक था चर्चेज ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जमीनें इनको लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट पे दी गई। तो इसीलिए इन स्कूलों में जब शादियों के टेंट लगते हैं तो ये इलीगल है। बट जिन स्कूलों का लैंड अपना है वो शादी का टेंट लगवाएं, पैसा लें और बच्चों के वेलफेयर में यूज करें, तो इट इज नॉट इलीगल बेसिकली। व्हाट इट। तो सर इन प्रॉपर्टीज का भी रेंट जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को? नहीं, इनका नहीं जाता। अब ये जो सोसाइटीज है इंडिया ना, हाँ जाता है। कैसे जाता है? रेंट नहीं जाता। जैसे मान लीजिए कि आप आईएससी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी फीस है, उस फीस का एक ठीक ठाक शेयर पोप जॉन पॉल वेटिकन सिटी पे जाता ही जाता है। व्हाट इट क्लियर, वो आज भी वहां जाता है वो पैसा। नहीं, बट माइनॉरिटीज हैं, उस समय के अग्रीमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने साइन किए हुए हैं, तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। 99 ईयर्स की लीज होती है। वो लीज 2046 में मान लीजिए खत्म होगी। ऐसे तो ब्रिटिशर्स भी जब इंडिया से गए तो इंडिपेंडेंस थोड़ा डिक्लेयर करके गए थे। वो बोल के गए थे कि हमारी जायदाद है टू द देन कांग्रेस गवर्नमेंट, हम देके जा रहे हैं। 99 ईयर्स के बाद देखेंगे हिसाब किताब क्या है। अगर आपने हमारी विरासत ठीक से संभाल के रखी होगी तो वील लेट यू कंटिन्यू विद दिस, एल्स वील टेक बैक। तो 2046 में लीज खत्म हो जाएगी। डोंट वरी कि उसके बाद आप ब्रिटिशर्स बन जाएंगे, आपके ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। काफी ट्रीटी साइन हो चुकी हैं जिससे वो सारे अग्रीमेंट्स अब नल एंड वॉइड इनऑपरेटिव साबित हो गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है सर, वील बिकम ब्रिटिशर्स इन 2046। बहुत ज्यादा क्या, कुछ नहीं बची, खत्म हो गया पूरा। आर्टिकल 370 तक खत्म कर दिया। वो तो उस समय का था ना, जम्मू एंड कश्मीर को जब राजा हरि सिंह ने विलय किया था, एक्सेशन किया था, वो भी मूवी में आपने देखा होगा। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। बट हमारे टीचर्स तो कहते हैं बेटा इतना पढ़ लो, इतना रट लेना, इतना पढ़ लो। हिस्ट्री भी साइंस की तरह पढ़ी जाती है, मैथ्स की तरह पढ़ी जाती है। और अगर हिस्ट्री चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं ठीक से पढ़ा दी जाए तो मेरे को लगता है कि इनको आईएएस की सीट दूसरे देशों में देनी पड़ेगी कि भाई हमारे इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। चलिए खैर, समझ में आ गया। तो फिरोज गांधी जी एक्चुअली गांधी नहीं थे। जैसे ब्रिटानिया 50-50 होता है ना, 50-50 नहीं होता है, वो 60-40 होता है। चलिए समझ गए बात। हाँ। हेडिंग वॉज कि उस जमाने के हालात क्या थे 1991 के। अरे मैंने पूरी रियल स्टोरी बता दी आपको, आप हालात जानना चाह रहे हैं। और उस समय हाँ, एक कहानी तो बताना ही भूल गए, सॉरी सॉरी सॉरी। गल्फ वॉर चिल्ड्रन, आपने हिस्ट्री की बुक में इसको पढ़ा होगा। तो आपके लिए तो हिस्ट्री हो गया, मेरे लिए तो रियलिटी था। मैं क्लास 5 में था 91 में। हाँ, क्लास 5 में। तो गल्फ वॉर उस समय हुई थी जिससे ऑयल की सप्लाई, जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशन थे ओपेक, कम हो गई क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ऑयल की सप्लाई ज्यादा चाहिए थी। तो यहां आना बंद हो गया, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल भी बढ़ गया, कच्चा तेल नहीं आता था। तो जिन फैक्ट्रीज में डीजल वगैरह यूज होता था मशीन में, उनको भी यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम हो गया। सॉरी, ये पॉइंट में बताना भूल गया था, बता दिया। तो उस जमाने में तो लेते थे, रात में न्यूज आती थी वॉर हो रही है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की थी ना, उससे भी भयंकर। चलेंगे बच्चों। सो आ गए मनमोहन सिंह जी। इनके ऊपर एक मूवी बनी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सारा कर्म कांड सोनिया गांधी जी का था, फंस गए बेचारे हमारे भोले भाले अंकल जी। एंड इनसे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर बच्चों धरती में कोई दूसरा नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, बेचारे इलेक्शन कभी आज तक जीते ही नहीं। राज्यसभा से एमपी बनते थे और फिर इनको प्राइम मिनिस्टर 2 बार बनाया गया। गॉट इट क्लियर? वेरी जीनियस, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। आज की गवर्नमेंट, कभी की गवर्नमेंट कुछ भी बकवास भौंक व्हाट ही डिड फॉर एन इकोनॉमी शायद किसी ने भी किसी के लिए नहीं किया होगा। ये अगर होते ही ना, तो मैं झाड़ू लगा रहा होता सड़क पे और आप पोछा लगा रहे होते। ये हमारे हालात होते देश के। जो हालात जिम्बाब्वे और सोमालिया टाइप कंट्रीज का है, मैं आंख में पट्टी बांध के पायरेसी कर रहा होता, आप शिप चला रहे होते। वही हाल होता चित्र। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक को मनाया कैसे? वर्ल्ड बैंक को मनाया कैसे? रियलिटी में तो इतनी स्टडीज थी जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई कि इंडियंस बहुत मेहनती थे। पहली बात, ये आज भी वर्ल्ड वाइड क्लियर है।
और उसमें मेहनत में नॉर्थ इंडियंस का योगदान ज्यादा था, क्योंकि ज्यादा इन्वेड नॉर्थ इंडियंस किए गए थे। क्योंकि जब इंडिया में इन्वेजन स्टार्ट हुआ, नीचे तो पानी था पूरा, श्रीलंका थोड़ा कोई आया, व्हाट इट क्लियर, आए तो ये अफगानिस्तान और इंग्लैंड से थे, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा थी तो इनको ज्यादा इन्वेड किया गया। आप एक हिंदुस्तानी को इस्तांबुल छोड़ाइए, शाम तक मदाम यू हैव टू पे $200, वो सीख जाएगा बोलना। अडेप्शन बहुत भयंकर है। जो हमारा इंडियन रेस का जीन है ना, वो बड़ा अडेप्टिव, बड़ा हार्डवर्किंग है। तो आप यूएस जाइए, रशिया जाइए, कहीं जाइए, बहुत चिढ़ते हैं वहां के लोग, ये क्या 8 घंटा नौकरी करेंगे, ये जाहिल 6 घंटा ओवर टाइम करेंगे, ये तो खा गए हमारी नौकरी। इतना रेसिज्म यूएस में क्यों है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को और यूएस में मारा जाता है, इसीलिए कि ये हमारी नौकरियां खा गए हैं। व्हाट इट क्लियर। तो इन्होंने ऐसे ही मनाया कि भाई हमारा जो यूथ है बड़ा प्रॉमिसिंग है, हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे लॉज बड़े स्ट्रांग और हम थोड़े कल्चर्ड लोग हैं। पाकिस्तान में तो ये क्वेश्चन ही पूछना बंद हो गया जीके में बच्चों से, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बैलेंस शीट की तरह होता है, एज एट, प्राइम मिनिस्टर एज एट, कल कौन रहेगा पता नहीं, तख्ता पलट हो जाए कोई तीसरा बन गया। हमारे यहाँ तो कितनी भी लड़ाई कर लो आपस में, आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आज भी कानून पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है। कितना ही बड़ा बड़ा गुंडा बदमाश डकैत हो, पुलिस से और कोर्ट से बहुत डरता है। ये कल्चर इंडिया में है, ये बाकी कल्चर कहीं है ही नहीं। यूएस में जाइए, बच्चा 10वीं पास कर गया, कहीं मम्मी ने जोर से चिल्ला दिया, 999 फोन करता है, माँ बाप को पुलिस ले जाती पकड़ के। हिंदुस्तान में तू कर फोन, तू कर, तेरी हिम्मत है तो वहीं चप्पलबाजी चालू घर में। बच्चे कहते हैं चप्पल लपल पड़ जाएगी, मम्मी डांट दे तो चप्पल और बेलन का डर है यहाँ पे। समझ में आया, डेंसिटी ऑफ बेलन एंड चप्पल इज मच मोर देन द इंटेंसिटी ऑफ मदर्स थ्रेट। खोपड़े में बात गई। तो मनमोहन सिंह जी ने, अब मैं तो उनके साथ गया नहीं था, मेरे को ले जा रहे थे ये, मैंने, मेरा एग्जाम होने वाला है स्कूल में, यूनिट टेस्ट, मैं नहीं जाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ बच्चों। तो ये तो भाई सब लोग इंडिया के बारे में जानते हैं कि यहाँ के लोग बड़े प्रॉमिसिंग टाइप के होते हैं और जो चाहते हैं वो हो जाता है। मैंने अभी पिछले महीने 16 फरवरी को अमेजोन पे कुछ कॉस्मेटिक्स और घर का सामान ऑर्डर किया था। सेलर ने मेरे को ऐसा चीट किया, 435 रुपए का लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, अपने लिए नहीं घर वालों के लिया था मैंने, था, और अभी भी ये 320 में है, बट वो सेलर कह रहा है ये सामान खरीदे तो 278 में दे देंगे आपको। मैंने कहा तो बड़ा सस्ता है। और मेरे फ्रेंड की शॉप है, मैंने कहा तुम्हारी परचेज प्राइस क्या है, कह रहा 340 रुपए की मेरी परचेज प्राइस है। बाकी ऑर्डर तो आ गया, ये नहीं आ रहा था, कह रहे वो लोग कैंसिल कर दीजिए। मैंने कहा मैं कैंसिल करूंगा, मेरी रेटिंग खराब होगी। मैं अभी जिद पे अड़ा रहा, मैंने हेल्पलाइन पे फोन करके सारी कहानी सुना दी। मैंने कहा इस तरह से मेरे को डिच किया गया, परसों मेरे पास मेल आ गया और ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, ट्यूसडे को डिलीवरी हो जाएगी। समझ में आ गया, 278 में, यस। क्या लोकल कहां से दे देगा। तो मनमोहन सिंह ने ये सब बातें समझाई होंगी, भाई बड़े प्रॉमिसिंग है, बड़े मेहनती लोग हैं। हमारे आईआईटीज देखिए, हमारे आईएम्स देखिए, पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। गंजे को कंगी बेच लेते हैं यहाँ के लोग। समझ में आया। प्लस प्लस प्लस, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेट्रो ट्रेन तो पुरानी स्टोरी हो गई इंडिया में, बुलेट ट्रेन की कहानी भी चल रही है। जापान का पूरा पैसा लगा है 2.5% ब्याज पे। जापान को पता है कि हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 0.8% है, हिंदुस्तानी 2.5% दे रहा है, ले लो। समझ में आ गया। आपको एक वेबसाइट मैंने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय दिखाई थी शायद, tradingeconomics.com, जाके देखिए था वर्ल्ड जीडीपी इंडिकेटर्स बच्चों, 2% 3% ग्रोथ है उन देशों का, हम आज भी 6-7-8% पे हैं। तो ये शुरू से चल रहा है क्या, नहीं चेंज होती रहती है हर दिन की, हर क्वार्टर की बेसिकली। तो उनका ग्रोथ रेट कुछ है ही नहीं, उनको तो पता है भाई धंधा पानी सब चौपट है हमारा, तो चलो पैसा इसी देश में लगा दो। अगर आपके पापा को लगे कि भाई मेरा एक्स बिजनेस मेरे को 3% एनुअली कमा के देगा, चाइना का जेड बिजनेस मेरे को 12% कमा के देगा, तो पापा रिस्क लेंगे ना इन्वेस्टमेंट करने का कि भाई वहां कमाई ज्यादा है। तो यही रिस्क लोग लेते हैं बाहर से कि भाई इंडिया में लेबर बहुत सस्ती होने वाली है, और कोविड के बाद तो प्रूव हो गया। और पहले से ही था कि भाई चाइना में तो आपके आईपीआर इतने प्रोटेक्टेड है ही नहीं। अगर चाइना में फॉक्सकॉन ने प्लांट लगाया तो वहां के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, नाम ये शी जिनपिंग, अपने बिजनेसमैन को बोलते हैं बनाओ इसका डुप्लीकेट। अब फॉक्सकॉन कह रहा है मेरा 20,000 करोड़ रुपए लगा, मैं फैक्ट्री तो नहीं हटाऊंगा ना यहाँ से, चलो ठीक है डुप्लीकेट बिक रहा है। आईफोन 8 चिल्ड्रन, एकदम ट्रू स्टोरी है ये। फोटोज इसकी लीक हो गई, एप्पल ने लॉन्च नहीं किया, दूसरी कंपनी ने इसका डुप्लीकेट बना दिया और एप्पल को स्यू कर दिया, इन्होंने हमारा डिजाइन कॉपी किया है। एंड आई माई सेल्फ इन द ईयर 2008-9 की शायद बात रही होगी या और बाद की, एग्जैक्टली डेट थोड़ी कम याद रहती है मेरे को। तो सो कॉल्ड पालिका बाजार दिल्ली में एक जगह है, और एक जगह है गफ्फार मार्केट नियर सो कॉल्ड वो करोल बाग। बच्चों आप बिलीव नहीं करेंगे, 6,000 रुपए में आईफोन 3-4 का जैसा मॉडल था,
और ऑपरेटिंग सिस्टम उनका अपना चाइना छाप था। इतनी डुप्लीकेसी वहां पे है। बजाज पल्सर की डुप्लीकेट वहां पे मिलती है, बजाज गल्सर श्रीलंका को 25,000 में सप्लाई होती थी, जिस जमाने में हमारे यहाँ 60,000 रुपए की बिकती थी। जी जेली नाम की एक कंपनी है, मर्सिडीज का डुप्लीकेट वहां पे बेचती है। मर्सिडीज है मान लीजिए 1.5 करोड़ की, इनकी गाड़ी 25 लाख रुपए की है। ऊपर से देखने में मर्सिडीज, अंदर इंजन मारुति 800 का लगा हुआ है। तो वहां पे आईपीआर प्रोटेक्टेड नहीं है आपके, पहले तो खूब डुप्लीकेट सामान बिकता है वहां, जाइएगा मत, आपका भी डुप्लीकेट तैयार कर देंगे वो लोग। तो इसलिए अब वो कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया। और इतना प्रॉब्लम आज भी वहां चल रहा है कोविड के बाद, कि वहां पे जो भरोसा है, फेथफुलनेस, जो फेथ है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो बेवकूफ नहीं है। और मोदी जी ऐसे थोड़ा लोफरपंथी करने गए थे दूसरे देशों में, जान पहचान, सोशल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत करने गए थे, समझा पढ़ा के आ गए। देखो वो चाइनीज लोग हैं, चाइनीज भाषा में ही बात करते हैं, अंग्रेजी में बात नहीं करते। हमारे ठीक है थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, थोड़े सुधर रहे हैं, बट हमारा प्रॉमिस है, हम धोखेबाज नहीं है। समझ में आ गया? हमारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड तो खाते ही खाते हैं, बट चूहा बिल्ली कुत्ता सांप नहीं खाते हैं। वहां तो समोसे के अंदर सांप है, तो सोच भी वैसी ही सांप वाली रहेगी आपकी। तो जो फैक्ट्रीज वहां से यहाँ आ रही हैं, 2 रीजंस। पहला आईपीआर है चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपके ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सब वहां बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड है ही नहीं। और दूसरा कि भाई हमारे यहाँ पुरानी गवर्नमेंट्स क्या करती थी, वो अपनी जेबें भरती थी, देश को स्ट्रांग नहीं करती थी। आज की गवर्नमेंट का क्या विजन है? बिजनेसमैन से 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाओ, प्रोडक्शन करो, प्रॉफिट हो, इस पे टैक्स लो, टैक्स से पब्लिक वेलफेयर करो और अपनी कुर्सी मजबूत करो। समझ में आ गया? पुरानी गवर्नमेंट क्या कह रही थी? 5,000 करोड़ तो पहले हमको दे दो, हम लेके जाएं दूसरे देश। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आज की गवर्नमेंट इस तरह की हो गई है कि भाई देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप तो हम बढ़ ही जाएंगे। लॉजिक अंडरस्टूड? और दूसरा, कोविड के बाद डेथ रेट उनका बहुत हाई था, हमारा बहुत लो था। क्यों लो था आपको पता ही है, नॉट वैक्सीनेशन। मुन्ना हलवाई के सड़े तेल के छोले भटूरे और पप्पू हलवाई की समोसे की नाली से बनी पानी वाली चटनी, कम से कम लोगों को मारा गया यहाँ पे। लॉजिक समझ में आ गया? और सबसे बड़ा सिस्टम तो जो मेरे को लगता है देश की तरक्की का, दैट इज यू कैन से फेथफुलनेस चिल्ड्रन। समझ में आ गया? हम कितना भी टैक्स चुरा लें, मतलब मैं नहीं, देशवासी लोग, बट देश के प्रति गद्दारी कभी भी नहीं करेंगे। तो यही सब सोच के शायद इन्होंने मनाया होगा। बाकी तो जाऊंगा दिल्ली, कभी मनमोहन सिंह जी से मिल लूंगा आपके लिए, और क्या। हाँ बोलिए अंजलि जी। नहीं, वहां पे आप ऐसे भाग नहीं सकते, आपको कंट्री के साथ कमिटमेंट करना होता है। अगर ऐसा हो कि चाइना से सभी तरह से सब उठ के इंडिया चले जाए, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम आपको 20 साल 30 साल वहां पे रहना ही रहना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंटल क्रिएटेड फ्रॉड्स हैं, जैसे रशिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत होती है, ठीक है, बट यूनाइटेड नेशंस वहां कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के ऊपर माफिया राज बहुत ज्यादा है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, होता है बट फॉलो नहीं होता, लिखने को है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई चाइनीज गुड्स हम ना खरीदें, गवर्नमेंट ऐसा बोल नहीं सकती, क्योंकि WTO अग्रीमेंट जिन कंट्रीज के बीच में है, या गैट अग्रीमेंट जो पुराने थे, आप ऐसे लोगों को कल्चरली स्ट्रांग कर लीजिए। जैसे जापान में वो 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो जापानीज कल्चर इतना स्ट्रांग है, पेरेंट्स की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा इतनी स्ट्रांग है, मर जाएंगे बट अमेरिकन गुड्स नहीं खरीदेंगे। समझ में आ गया? इंडिया में हो नहीं पाता है, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम सबसे बड़ी करप्शन की है। यहाँ पे स्टार्टिंग में माइक्रोमैक्स वाले फोन बनाएंगे, तो पहले पार्टी को 1,000 करोड़ रुपए दे दो, तो बेचारा कहां से सस्ता सामान बनाए, और बनाएगा तो घटिया ही बनाएगा। अब देश के हालात सुधर रहे हैं, अभी आप जाइए रोड कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अभी तो गवर्नमेंट ने पिछला बैन लगा दिया। चाइना से जो लैपटॉप आता था, IT प्रोडक्ट्स में 65% इंपोर्ट लैपटॉप का था, तो गवर्नमेंट ने कहा लैपटॉप कंपनीज को आप क्यों इंपोर्ट करते हो? दे सेड कि आपके यहाँ चिप मेकिंग प्लांट है ही नहीं, हम प्रोसेसर कहां से लाएं? तो उन्होंने, अश्विनी जी जो हमारे बीजेपी के IT मिनिस्टर है, उन्होंने कहा मैं प्लांट लगवा रहा हूँ, इसी चिप खरीदो तुम लोग। तो ये चीजें होनी पहले चाहिए थी, बट हो अब रही है। समझ में आ गया? हाँ अंजलि जी बोलिए। अरे 2000 पूछिए। हाँ हाँ, अगर गवर्नमेंट बैकआउट कर गई थी तो वो 9,000 करोड़ गोल्ड कहाँ से दिए? 47 kg गोल्ड वो सब कर ले जाते, फिर अगर बैकआउट कर जाते हम तो। उनको भी भरोसा था ना, ऐसा थोड़ा होगा। अगर हर बैंक यही सोचे कि मेरे कस्टमर भाग ही जाएंगे, तो लोन देगा ही नहीं कोई। और लोन देने वाला भी ये मान के चलता है, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को पता था कि भाई हमारा पैसा हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो अपने यहां भी रखोगे तो रिटर्न नहीं है, लेट्स टेक दिस रिस्क। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गया? अगर मेरे को डॉक्टर कह रहा है सर जी ज्यादा ना भौंकिए,
गले कैंसर हो सकता है। अच्छा खाली बैठे बैठे मैं दिन भर क्या करूं, किट्टी पार्टी तो खेलूंगा नहीं, मुर्गी तो होनी जो अंडे दूंगा, और पता लगा 10 साल बाद मंदिर के सामने बैठने की हालत आ गई, पैसे नहीं होंगे, तो चलो थोड़ा रिस्क ले ही ले। तो बिजनेस तो रिस्क पे ही चलता है भाई। और प्लस अबव ऑल मैंने आपको फैक्ट्स बताए ना, वी वर एंड वी आर एंड वी विल बी अ प्रॉमिसिंग इकोनॉमी। 2-4 विजय माल्या होंगे, सब थोड़ा हो जाएंगे, इवन गवर्नमेंट थोड़ा अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन चली जाएगी। समझ में आ गया? हाँ। कि अगर दूसरी कंट्री में इतना फ्रॉड होता है, इतना फ्रॉड नहीं होता है, उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। अब चाइना में एक और प्रॉब्लम आ गई, तीसरी मैंने आपको बताई नहीं, तीसरी पॉपुलेशन ही उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी थी, तो एज ऑफ टुडे उनके देश में बुढ़े खूसट ज्यादा हो गए हैं, यंग लोग कम है। हमारे यहाँ तो क्रिकेट टीम और बास्केटबॉल टीम बनाई जाती थी, 6 बच्चा 10 बच्चा, वो तो भाई हमारी जनरेशन के थोड़ा पहले से लोगों को अकल आ गई, हम दो हमारे दो, आजकल तो 1 ही 1.5 होते हैं। समझ में आ गया? अरे 1.5 मतलब छोटा बच्चा, बड़ा हो जाएगा कल को। तो सो कॉल्ड ये भी उनके यहाँ प्रॉब्लम आ गई, उनके यहाँ लेबर का प्रॉब्लम आ चुका है। समझ में आ गया? हमारे यहाँ लेबर का प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इट क्लियर? कुछ भी फ्रॉड होता है और पेटेंट वेटेंट नहीं है, हाँ। तो वो लोग लगाते क्यों है अपने? नहीं, पेटेंट कोई कंपनी ऐसा रिस्क लेगी नहीं कि वो नई कंट्री में बिजनेस अगर कर रही है तो हम पेटेंट रजिस्टर ना कराएं। नहीं, चाइना में वो लिख के थोड़ा देते हैं, प्रधानमंत्री जी बोले ए तुम लोग छापो डुप्लीकेट, बनाओ तुम लोग डुप्लीकेट आईफोन, ऐसा नहीं है, सब इंटरनली है। समझना क्या? जैसे मैं आपको बोलूं टेस्ट होगा, बड़ा टफ पेपर आएगा वगैरह वगैरह वगैरह, अब आपको लगा आत्महत्या कर लेंगे, टफ पेपर तो ना दे पाएंगे, फिर मैंने आपको बोला नहीं आके देखो पास तो हो जाओगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। अब ये थोड़ा बोलूं हलवा पेपर है, दे देना पास तो हो ही जाओगे, तो लाइक दिस। तो एट द बैकस्टेज स्टोरी दे डू दीज इडियोसिटीज, बेसिकली न्यूएंसेस वहां पे चलते हैं बेसिकली। कहीं पॉलिसी में थोड़ा लिखा है चाइना की ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम ऑथराइजेज ऑल पीपल टू मेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट, इवन वी हैव सैंक्शनड आईपीआरस एंड ऑल दैट, ऐसा थोड़ा होता है। वो इंटरनली सब कुछ चलता रहता है। फिर गवर्नमेंट दिखाती है कि भाई हमने तो एक्शन लिया था बट हमको डुप्लीकेट वाले लोग मिल ही नहीं पाए। अभी कल मैं एक मूवी देख रहा था टाइगर्स करके, और उसमें इमरान हाशमी जी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। इंडिया में भी ऐसा होता है, हर देश में ऐसा होता है। तो पाकिस्तान में वो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और डॉक्टर्स को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट वगैरह देते हैं ताकि उनकी कंपनी का फूड सप्लीमेंट बिके। 2-3 साल में होता क्या है कि उनकी कंपनी पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी बन जाती है, फूड सप्लीमेंट बेच बेच के बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, और दूसरे बच्चे जिन्होंने फूड सप्लीमेंट नहीं लिया तो वो कुपोषित नहीं होते। फिर उसको लगता है कि हाय राम मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये अगेंस्ट द कंपनी चला जाता है। कंपनी के डायरेक्टर की ऊंचे पोस्ट तक लोगों से जान पहचान होती है, बेचारे को जेल में डाल देते हैं। तो आप सिस्टम से थोड़ा लड़ सकते हैं। इंडिया में एटलीस्ट सिस्टम इतना बिका हुआ नहीं है, उन देशों में बहुत ज्यादा बिका हुआ है। चलें बच्चों आगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीजें हैं बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कॉपी में झटपट लिख लीजिए, आईएससी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा आसान होता है बिकॉज दे हैव डन दिस इन प्रीवियस ईयर। फॉर सीबीएसई वंस इट इज न्यू। आईईडी में भी पढ़ेंगे थोड़ा इससे ज्यादा चलना। तीनों पॉइंट्स झटपट फास्ट लिख लें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कुछ गूगल ब्लॉग देखते रहा करिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर, सिर्फ किताब में दिन भर ना ठुसे रहा करिए, क्योंकि ज्ञान किताब से कभी नहीं मिलेगा, ज्ञान सिर्फ एक्सेस करने से मिलेगा। किताब सिर्फ ये बताती है क्या ज्ञान लेना है, किताब ज्ञान देती नहीं है। डन चलन, बी क्विक बी क्विक। एलपीजी समझ में आ गया? और पुरानी पॉलिसी क्या थी एलपीजी की जगह? लाइसेंसिंग, प्रोहिबिशन एंड कोटा सिस्टम। एक देखिएगा गुरु मूवी अभिषेक बच्चन जी की, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, मैं शायद 25-30-40 बार तो देख चुका हूँ उसको। मतलब अगर मेरे को पहले से पता लग जाए मूवी आ रही है तो शायद मैं लेक्चर पोस्टपोन कर दूं। वो लोग बोलते हैं कि धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनाई गई है, तो उसमें दिखाया गया अभिषेक बच्चन जी 6 प्लांट इंपोर्ट करने का लाइसेंस लेते हैं और 12 मशीनें फैक्ट्री में लगा डालते हैं, बाकी 6 रॉ मटेरियल के नाम पे आता है, यहाँ की मशीन असेंबल होती है। फिर उनके ऊपर केस चलता है कि आपने जितना कोटा दिया गया था उससे ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो उनके ऊपर केस चलता है, जेल वेल होती है, उनको बोला जाता है आपकी कंपनी बंद कर देंगे ऑल दैट। तो लास्ट में कोर्ट प्रोसीजिंग चलती है इन विच ही सेज कि जिंदगी भर हाथ लेकर भीख मांगते रहना। अरे अच्छा है ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो कम से कम हम दूसरी कंट्रीज को अपना आउटपुट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी, बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो पैनल बोलता है बात तो सही कर रहा है, गांधी जी ने यही काम किया था, तो जेल में तो डाल नहीं सकते, थोड़ी मोड़ी पेनल्टी लगाते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, तो क्या उसका हाथ काट दिया जाए? ऐसा नहीं ना, कॉपी फाड़ दो ज्यादा से ज्यादा, 2-4 झापड़ मार के अपना ईगो सेटिस्फाई कर लो और दूसरी कॉपी फिर से लिख दो। वो इतना बड़ा जुर्म थोड़ा कर दिया है। मतलब तो वही बात थी, आपके पास लाइसेंस बंदूक थी,
किसी ने आपको 2 झापड़ मार दिया, आपने शूट कर दिया उसको, ये गलत चीज है भाई। डन। चलिए बच्चों, तो लिबरलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग सिस्टम से मुक्त कर दिया जाए। रिड्यूस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, लेट देम एक्ट एज अ वॉचडॉग ओनली, पॉलिसी मेकर ओनली। इनको बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, काम धंधे में ज्यादा टांग अड़ानी नहीं चाहिए, वो काम अडानी जी को करने दीजिए। एंड एनकरेज फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अभी ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग है चिल्ड्रन, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक स्टिल इंडिया में है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपग्रेडेशन बहुत है और 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इसके सेटअप के लिए। चाइना में ये पिछले 30 साल से चल रहा है, तो उनके लिए अपग्रेड करना ईजी है, बट हमारे लिए अपग्रेड करना डिफिकल्ट है। तो अब ये स्टार्ट हुआ है, बट अगेन चाइना के जो डीमेरिट्स हैं वो इंडिया के मेरिट्स हैं। पॉपुलेशन तुरंत तो 3 साल में बढ़ नहीं जाएगी, वर्कफोर्स कम हो जाएगा उनके यहाँ, कोविड में लोग मर भी रहे हैं उनके यहाँ, हमारा भरोसा दूसरे देशों में बहुत बढ़ रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में बहुत गेन होने वाला है। तो जो लोग सोचते हैं विदेश जाएंगे ये वो सबसे बड़े बेवकूफ। जो हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर पाया बच्चों, मेरी राय में उसको दूसरे प्लेनेट पे चला जाना चाहिए, बिकॉज हमसे ज्यादा सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ किसी की भी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मार्केट में वो न्यूज आती रहती है ना कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 75,000 पॉइंट्स पे पहुंच गया, बबल है, फटेगा, ये है वो है, सब बकवास है चिल्ड्रन, सब बकवास। बाजार जाके देखिए, आपको क्या दुकानें खाली नजर आती हैं? नो। बट दुकानदार क्या बोलता है, मेरी तो बिक्री नहीं हो रही है। ये तो दुकानदारों का थोड़ा सा एफर्ट कम है, वो भी ऑनलाइन मीडियम पे शिफ्ट कर जाएंगे तो उनकी भी सेल होने लग जाएगी। मैं रिसेंटली एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप पे गया था लास्ट ईयर चिल्ड्रन, ब्लू स्टोन। पहले टाटा का इसमें स्टेक था, अब नहीं है। तो मैंने इनसे बोला कि भाई आपके मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा, अपने हेड ऑफिस में बात करिए, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करें तो आपके यहाँ कस्टमर्स और आएंगे। पता है इसके सेल्समैन ने क्या बोला? सर इंडिया में हमारे स्टोर की रैंक 5th नंबर पे है। तो जब इलाहाबाद जैसे शहर में स्टोर इंडिया में 5th रैंक कर रहा है, तो क्या इनको डिस्काउंट देने की जरूरत है? तो इससे पता लगता है बिजनेस है, बट अब बिजनेस करने के मायने बहुत बदल गए हैं। If I am being reluctant in saying I'll only teach offline, I won't teach online, तो obvious सी बात है I have to sacrifice with some students to be served. Yes or no? बच्चा सोचेगा यार क्लास छूट गई, सर का तो लेक्चर ही नहीं है। तो ये चीजें आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। तो अगर हमारे मोहल्ले का वो क्या कहते हैं जनरल मर्चेंट वाला है, वो भी यही बोलता है, भैया आने की जरूरत नहीं है, आप पर्चा व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, व्हाट इट क्लियर, और मैं सामान भिजवा दूंगा। और अगर आपका बिल 2,976 रुपीज का है चिल्ड्रन, इतना बढ़िया पर्सन है अपनी दुकान से 24 रुपए चेंज लेके चलता है, क्योंकि उसको पता है कि 3,000 रुपए का पेमेंट सर हमको करेंगे और चेंज का प्रॉब्लम आएगा, या क्यूआर कोड लेके चलेगा। पहले ये परचून की दुकान वाले ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बट जब इनको पता लगा हर गली मोहल्ले में रिलायंस स्मार्ट खुल गया है, तो इनको भी कंपटीशन करना पड़ रहा है। पहले ये भी एमआरपी पे सामान बेचते थे, 25% का मार्जिन होता था हर सामान में चल रहा है, बट अब ये भी एमआरपी पे 5-10% डिस्काउंट दे देते हैं और पूरी होम डिलीवरी हर चीज की। तो ये किसने सिखाया? ये मल्टीनेशनल नहीं, इंडिया को सिखाया। व्हाट इट क्लियर? पहले कोल्ड ड्रिंक की बोतल घर ले जाने के लिए पॉलिथीन नहीं होती थी, आज मैकडोनल्ड आपको ग्लास में कोल्ड ड्रिंक की बोतल हैंग करने का व्यवस्था देता है। तो शायद अगर ये लोग इंडिया ना आते तो हमारा कल्चर भी कभी चेंज होता ही। समझे? यूट्यूब है तो यूएस की कंपनी, जूम है तो यूएस की कंपनी, बट जितने सब्सक्राइबर्स इंडिया में उनके पास उतने कहीं है ही नहीं। चलिए, कॉपीड एवरीबॉडी? नहीं, ब्रांड नेम है, बट काफी प्रॉफिट तो इंडिया में रिटेन होता है ना। अब गूगल का जो सीईओ है इंडिया का, वो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका से ही आया होगा। फोर्ड का सीईओ अमेरिका से आया होगा, बट उसके नीचे के सारे ऑफिसर्स तो इंडिया में ही हैं। अगर मान लीजिए कि फोर्ड अभी फिर से एंट्री कर रहा है इंडिया में, मैकडोनल्ड्स का केस लेते हैं, मान लो बच्चों 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, आलू टिक्की वहां थोड़ा खरीद के लाएंगे यूएस से। मैकिन ने अपना प्लांट लगा दिया महाराष्ट्र में, नोएडा में, गुड़गांव में, हर जगह वहीं टिक्की बन के सप्लाई हो रही है, आलू यहीं के किसान से खरीदा जा रहा है। और मनमोहन सिंह ने जो एंट्री दी थी ना कोक और पेप्सी को, वो ये बात बोल के दी थी कि जितने 1,000 लीटर कोला कंसंट्रेट आप इंपोर्ट करेंगे यूएस से, उतने इक्विवेलेंट वैल्यू का फ्रूट्स आपको यहाँ के किसानों से लेके यूएस बेचना पड़ेगा, ताकि हमारे किसान ना मर जाए आपकी कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में। और ये कंपनियां बड़ी बदमाश निकल गई, ये उनसे खरीद के फेंक देती थी उसको, समझ में आ गया? वहां बेचती नहीं थी, क्योंकि अगर वहां बेचती जूस निकाल के
तो उनका जूस निकल जाता, उनकी कोल्ड ड्रिंक वहां ना बिकती। ये बदमाशी इन कंपनीज ने की थी। बट कोई बात नहीं, हमारा उल्लू तो सीधा हो ही रहा है ना। यहाँ लोग फल भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। और कोल्ड ड्रिंक का ऐड कौन कर रहा है? आलिया भट्ट जी, वो भी बढ़िया पैसा पीटे पड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? 10,000 करोड़ का मान लीजिए टर्नओवर है। अब 10,000 करोड़ में मैकडोनल्ड का बच्चों 7,500 करोड़ रुपए का इंडिया में ही इंप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स हो गया होगा। रॉ मटेरियल का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट, एम्प्लॉय का, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को पेमेंट, मुन्ना कारपेंटर यहीं से लिए हैं वो लोग, वहां से थोड़ा लेके आए हैं। समझ में आ गया? हार्डली 2,000 करोड़ रुपए यहां से ले जाए तो ले जाएं, हमें तो 7,500-8,000 करोड़ दे के गए ना। ना आते तो हमको कुछ भी ना मिलता, एटलीस्ट इतना तो मिल ही रहा है। और सही बात बताऊं, बर्गर किंग, बर्गर सिंह कितना भी कर ले बच्चों, मैकडोनल्ड जैसी ब्रांडिंग टेस्ट दे ही नहीं पाएंगे आप। समझ में आ गया? क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन की एक खासियत होती है, जब तक बिजनेस नहीं चलता, जब चलने लग गया तो ऐसे हाथ हो जाता है। बट विदेशी बिजनेसमैन की खासियत नहीं होती। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मेरा Zoom One Pro प्लान 439 रुपीज पर मंथ का है। हर महीने की 9 तारीख को पैसा कट जाता है मेरे बैंक अकाउंट से। मेरे बैंक के साथ गूगल का कुछ चक्कर फंस गया होगा तो पेमेंट नहीं हो पाया। कल मेरे को 11 तारीख को मैसेज आया कि आपका पेमेंट हो नहीं पाया, अपडेट कर दीजिए। तो मैं गूगल प्ले पे गया, प्ले स्टोर पे, वहां एप्लीकेशन फाइल किया है, फिर गूगल पे खोला तो उन्होंने बताया अगर आप इस इशू के बारे में कुछ कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो इट वाज अ टेक्निकल इशू, ये 4-5 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा बाय 16। अब इंडिया की अगर कंपनी होती ना तो ये मेरी 40 मिनट के बाद क्लास एंड कर देती, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, इनको पता है पिछले 13 महीने से सौरभ सर पेमेंट दे रहे हैं तो भागेंगे तो नहीं। तो मेरा प्लान चल रहा है, अभी 16 तारीख को पेमेंट कटेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्राइस ड्रिवन है और प्रॉफिट मोटिव है। हम सर्विस में बड़ा पीछे रह जाते हैं। हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, वही है, आलतू फालतू दवाइयां ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। एटलीस्ट उन कंट्रीज में ये बदमाशी नहीं है, कम से कम। समझ में आ गया? चलिए। सो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई पहले सो कॉल्ड हर चीज का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती थी, तो बेचारे बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमाने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने बोला MRTP एक्ट खत्म कर दिया, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, प्राइस भी आप बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। कंपटीशन एक्ट आ गया इसकी जगह 2002 में, जिस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचना है बेचिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती थी, टीवी की दुकान खोलनी है लाइसेंस चाहिए, इवन रिक्शा चलाने के लिए, साइकिल तक के लाइसेंस चलता था। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे अबॉलिश कर दी गई हैं। टैक्स रेट कम हो गए बच्चों, बट ये झूठ लिखा है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए कम हुए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए आज तक कम नहीं हुए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट पहले 30% था, काफी कंपनीज के लिए ये सो कॉल्ड 22% तक चला गया है बच्चों। फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि ब्राइब्स कम हो गई हैं, उनको टेक्नोलॉजी मिल रही है, बढ़िया हाउसिंग यहाँ पे मिल रहा है अपने एम्प्लॉयज के लिए, और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया से अगल बगल का एक्सपोर्ट बहुत आसान हो गया। Hyundai कंपनी का नाम सुना है चलो? इनकी सेंट्रो गाड़ी पहले आती थी, फिर बंद हो गई, फिर चालू हो गई, फिर बंद हो गई, भगवान जाने। हांगकांग में जितनी सेंट्रो Hyundai की बिकती थी, ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी। देयर इज अ कार जो मारुति अब इंडिया में बेचने लग गया, टाइटल्ड एज जिम्नी। सुजुकी बच्चों जापानीज कंपनी है, जिम्नी का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ और जापान में जितना आउटपुट बिकता है वो सब इंडिया से जाता है। अब ये इंडियन मार्केट में बिकने लग गई है। कॉपी क्विकली। चलिए बच्चों, सो एक पॉइंट और लिख लीजिए, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, नॉट एक्सपर्ट्स, मिसटाइप हो गया है, एक्सपोर्ट्स। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बड़ा पंगा होता था, अब ये कंपैरेटिवली बहुत आसान हो गया है। लिख दिया, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट लाइसेंस तो आज भी गवर्नमेंट बड़ा कतराती है, क्यों ले रहे हैं आप, क्या करेंगे। एक्सपोर्ट लाइसेंस तो बहुत आराम से मिलता है, प्लस एक्सपोर्टर्स की बच्चों मेजॉरिटी इनकम भी टैक्स फ्री होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए फॉरेन करेंसी लेके आते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो प्राइवेटाइजेशन की कहानी आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसके साथ हमारे इस चैप्टर का हो जाएगा राम राम सत्य। चलिए, वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइक कमेंट वगैरह वगैरह कर दीजिएगा।